वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर। आज हम लोग इतिहास का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसके एक से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और लंबे टॉपिक के विस्तृत अध्ययन के लिए एक ही वीडियो में समेटना काफ़ी दुष्कर कार्य है। इसलिए इस सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को देखेंगे। फिर अगले वीडियो में बाकी इसके महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यह हड़प्पा सभ्यता जिसे किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है और क्या है, इस सब को हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। अगर इसके इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ें या जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ें या आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की या सिंधु सभ्यता के साक्ष्य की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो नाम आता है ब्रिटिश व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी दी थी। वह उस रास्ते से उसके बगल के टीले से होकर के गुजरते हुए इसने यह अनुमान व्यक्त किया था कि यह विस्तृत टीला किसी न किसी पुरानी सभ्यता की याद दिलाता है। इसमें कोई न कोई पुरानी सभ्यता दफन है। स्पष्ट रूप से इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा था। जबकि इसके बाद से भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे ठीक एक साल पहले 1856 में लाहौर कराची रेल मार्ग निर्मित किया जा रहा था। लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी और हमें पता है आज भी आप लोग देखते होंगे कि जब कोई भी रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है या बनाई जाती है तो उसे सामान्य जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा करके मिट्टी का ढेर बना करके उसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। इसी क्रम में चूंकि लाहौर से कराची तक जो रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी उसमें उस ट्रैक को अपलिफ्ट करके ऊपर जमीन की सतह से कुछ ऊपर करके ट्रैक बनाना था, इसलिए कुछ मिट्टी की जरूरत पड़ी। उस मिट्टी की जरूरत को पूरा करने के लिए पास ही में स्थित बड़े टीले से मजदूरों को आदेश दिया गया कि कुछ मिट्टी उठा करके लाएं और रेलवे ट्रैक बिछाएं। रेलवे ट्रैक बिछाने जो जा रहे हैं उसके नीचे मिट्टी को लगाएं, वहां पे रख करके थोड़ा सा उसे ऊंचा करें। इस समय जो कार्य चल रहा था यहाँ पे दो व्यक्ति थे, दोनों ही भाई थे। पहला था बॉब ब्रांटन और दूसरा था विलियम ब्रांटन। ये ब्रांटन बंधुओं ने जब वहां पे मजदूरों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उसमें विभिन्न तरह के कुछ मृद मिट्टी के और अन्य पकी हुई कच्ची मिट्टी के कुछ उपकरण देखे, जिसमें वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य और अन्य कुछ अद्भुत उपकरण दिखाई दिए जो तत्कालीन समय में मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण से भिन्न थे। उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई मानव के पुराने साक्ष्य दफन हैं जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, और इसकी सूचना उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया, किंतु बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं हो सका। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। यह स्थापना लॉर्ड कैनिंग के टाइम में की गई थी। उसी के टाइम में स्थापना की गई और इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद से भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हो गई तो 1921 का दौर आता है। सरकार का ध्यान या ब्रिटिश सरकार का ध्यान उस टीले की तरफ पुनः गया। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे, जो हेड थे, वे थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने
अपने अधीन एक महत्वपूर्ण कर्मचारी दयाराम साहनी को उस टीले की खुदाई के लिए भेजा। जब दयाराम साहनी वहां पर जाते हैं तो वहां पे जो खुदाई करते हैं तो वहां पे कुछ प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर जॉन मार्शल उसे एक नई सभ्यता, एक विचित्र सभ्यता का उद्घोषणा करते हैं। वो बताते हैं कि यह नई सभ्यता है और इसका नामकरण चूंकि हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था तो हड़प्पा के नाम पर ही इन्होंने हड़प्पा सभ्यता कहा। यह हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। आगे हम लोग इस हड़प्पा के स्थल के बारे में महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे। जब ये प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, जब ऐसा काम हो रहा था तो उसी दौरान जॉन मार्शल ने ऐसे ही अन्य खुदाइयों को मूर्त रूप देने के लिए अगले साल 1922 में एक और भारतीय पुरातत्व विद्वान राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए भेजा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत आज जो है वहीं पर स्थित है, उसको भी हम लोग स्पेशली स्थलों में जाकर के पढ़ेंगे। इस तरह से ये दो स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप जॉन मार्शल ने यह घोषित किया कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता है और इन्होंने इसके काल निर्धारण की बात की जो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना। जॉन मार्शल का यह टाइमिंग है, उन्होंने इस सभ्यता का जो काल निर्धारण किया है, जो समय इन्होंने बताया है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का माना है। बाद में मार्टिमर व्हीलर ने इसको 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का माना है। मार्टिमर व्हीलर ने इसको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का माना है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों और अपने अपने रिसर्च के आधार पर इसके भिन्न भिन्न काल का निर्धारण किया, किंतु इन समस्त विद्वानों में जो सबसे मान्य तिथि है वह है प्रोफेसर डीपी अग्रवाल का। प्रोफेसर डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका नामकरण 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। 1750 ईसा पूर्व तक इन्होंने इसका अंतिम काल माना है हड़प्पा सभ्यता का। जब इतना काम हो रहा था तो इसी दौरान लगातार खुदाई भी चल रही थी। इस खुदाई के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता या इस सभ्यता से विभिन्न स्थल मिले और सैकड़ों स्थलों के मिलने के बाद से इसका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। जब क्षेत्र इसका विस्तृत होने लगा तो इसको जब देखा गया तो तत्कालीन समय और आज भी सिंधु नदी बहती है पाकिस्तान के इलाके में, जो उस समय भारतीय इलाका था, यानी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। उस समय सिंधु नदी के घाटी में ही इसके सबसे ज्यादा स्थल पाए गए, इसके सबसे ज्यादा स्थान पाए गए और इसीलिए इसके घाटी में सबसे ज्यादा स्थल पाए गए, स्थान पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि इसकी घाटी में पाए जाने के कारण इसका नामकरण हुआ, इसलिए इसका नाम ये दिया जाता है। बाद में एक सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी नाम आता है, क्योंकि तत्कालीन समय में एक विचित्र नदी थी, हमारी पवित्र नदी थी सरस्वती नदी, उसके और सिंधु नदी के बीच के घाटियों में इस सभ्यता के स्थल सबसे ज्यादा मिले हैं, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया।
बाद में जब बहुत से नाम इसके सम्मुख आने लगे, लोग खुद भ्रमित होने लगे कि सभ्यता को आखिर किस नाम से पुकारा जाए, कोई एक वैलिड नाम हो। तो हमारे यहाँ के पुरातत्वविदों ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, जिसके अनुसार किसी भी सभ्यता की खुदाई या उत्खनन सबसे पहले जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। चूंकि 1921 में सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का वैध नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता अन्य जो नामकरण किया गया है उसमें सबसे वैलिड है, वैध है, और हमें हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही इसे पुकारना चाहिए। आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे। इस सभ्यता के खुदाई के फलस्वरूप जो भी उत्खनन या जो भी पुरातात्विक चीजें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, उसके आधार पर इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं, फिर इसके अन्य स्थल और क्षेत्र विस्तार को देखेंगे। देखना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि सिविल के मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वनडे से लेकर के सिविल के प्री में भी यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे और सारी चीजें आप क्लियरली जानते रहें, इसलिए इस विशेषताओं को भी पढ़ना आवश्यक है। पहली विशेषता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन हम लोग जानते हैं जो कांसा होता है, यह कांसा एक मिश्र धातु होता है, और कांसे में ये कांसे का निर्माण तांबा या कॉपर में जब टिन मिलाया जाता है, टिन, तो यह दोनों मिलकर के कांसा बनते हैं। तांबा और टिन से अपेक्षाकृत थोड़ी सी कठोर धातु कांसा है, और यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। अर्थात यहाँ पर इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, कांसे के उपकरणों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कांसे का ही ये लोग प्रयोग करते थे, इसके अलावा अन्य धातुओं का भी लोग ये प्रयोग करते थे, जिसमें तांबा, टिन, सोना, चांदी इत्यादि हैं, किंतु लोहे का प्रयोग यह लोग नहीं जानते थे, ऐसा हमारे इतिहासकारों का मानना है। लोहे की उपलब्धता यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, यह आध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। इसके पूर्व इतिहास के पूर्व के वीडियो में हम लोग जब पढ़े थे तो देखे थे इतिहास को जानकारी के स्रोत के आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था और उसके द्वारा कोई भी लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा काल होता है जब मानव ने लिखना पढ़ना जान लिया था और उनसे हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। किंतु इन दोनों के मध्य भी एक काल ऐसा आता है जब मानव लिखना पढ़ना तो जान गया था, यानी इस धरती पर साक्षर मानव आ गया था, शिक्षित मानव आ चुका था, किंतु उनके द्वारा जो अपने लिपियों का प्रयोग किया गया, जिन भाषाओं को प्रयोग किया गया, उन भाषा के या उन लिपियों का ज्ञान आज हमें नहीं मिलता है। इसका एक कारण यह भी होता है फ्रेंड्स कि उन्होंने सिर्फ उसी लिपि में अपनी बातें और अपनी कहानियां और अपने जीवन से संबंधित जो उनके उपलब्धियां थे उसे लिखा था। कोई दूसरी भाषा को उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ सिंगल भाषा है, एक ही भाषा है जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इसीलिए मानव सभ्यता के इस इतिहास के कालखंड को आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला है, यह सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी फ्रेंड्स। अति महत्वपूर्ण यह टॉपिक है क्योंकि भारतीय इतिहास में 2 ही 3 जगह मातृसत्तात्मक समाज की बात की जाती है, जिसमें पहला यह है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता,
फिर आगे बढ़ के हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के टर्म में देखेंगे कि कैसे परिवर्तन होता है, मातृ प्रधान सभ्यता पुरुष प्रधान सभ्यता में कैसे बदलती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण काल सातवाहन काल, उसमें फिर मातृ प्रधान सभ्यता को स्थापित किया गया था। आगे फिर चालुक्यों में भी कुछ ऐसे साक्ष्य बहुत हल्के दिखाई देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि देश और समाज का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में था और महिला प्रधान या घर या परिवार की जो मालिक होती थी, मालकिन होती थी, वो वृद्ध माताएं या माताएं होती थी, इसलिए इसे मातृ प्रधान सभ्यता का नाम दिया गया है। इसके साक्ष्य के आधार भी हैं क्योंकि उत्खनन के फलस्वरूप सबसे ज्यादा मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा के स्थलों से, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि मातृ देवी की उपलब्धता ज्यादा है, तो सभ्यता में मातृ देवी की उपासना ज्यादा होती होगी, यानी समाज में मातृ प्रधान समाज था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स, यह नगरीय सभ्यता थी, या मतलब यह शहरी लोग थे, यह गांव वाले नहीं थे, यह शहर वाले थे। और शहरी सभ्यता यदि यह थी तो हम लोग आगे बढ़ के एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ेंगे कि इनके जो नगर बने थे वो नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी जो यहाँ पर स्थित है। हम लोग इसी क्रम में यह भी देख रहे हैं कि यह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इनके जो आर्थिक गतिविधियां थी वह आर्थिक गतिविधियां व्यापार व्यवसाय थी, न कि कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन इनके सहायक व्यवसाय थे, जबकि मुख्य व्यवसाय वाणिज्य व्यापार था। आगे हम लोग यह देखते हैं कि नगरीय जो सभ्यता के लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो कभी झगड़ालू नहीं होते हैं, वह शांति प्रिय सभ्यता वाले लोग थे। अर्थात व्यापार व्यवसाय वहीं पनपता है जहाँ पे शांति होती है, वहीं पर समृद्धि आती है। जहाँ पे शांति होगी, शांति नहीं होगी, अशांति होगी, वहाँ पे व्यापार व्यवसाय नष्ट हो जाता है और नगरीकरण नहीं हो पाता है। तो यह शांति प्रिय सभ्यता थी। और इसका एक आधार यह भी है क्योंकि इन्होंने जो भी अपने अब तक के हथियार उपयोग किए थे वो रक्षात्मक प्रवृत्ति के थे, डिफेंसिव नेचर के थे, न कि अटैकिंग पोजीशन वाले थे। मतलब इनके द्वारा जो प्राप्त हथियार थे या इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए हथियार थे वह रक्षा के लिए बने थे, न कि किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। उनके उपलब्धता के आधार पर इतिहासकारों ने ऐसे बताया है। फिर आगे देखते हैं कि यह नदी घाटी सभ्यता थी फ्रेंड्स, अर्थात यह नदी की घाटी में विकसित हुई सभ्यता थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। फिर अभी हम लोगों ने देखा है कि सरस्वती नदी, आगे बढ़ के देखेंगे भी कि गंगा तट के इलाके में भी इसके कुछ स्थल पाए जाते हैं फ्रेंड्स। फिर अगली महत्वपूर्ण जो यहाँ पे व्यवस्था है यह ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम जल निकास प्रणाली। जिस समय यह 1921 में पहली बार सभ्यता का अस्तित्व हम लोग के सम्मुख आता है, उस समय जल निकास प्रणाली की व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी फ्रेंड्स। और उस समय पूरे विश्व पर शासन करने वाला इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन थी, वहां पर भी यह ड्रेनेज सिस्टम उपलब्ध नहीं था। अर्थात 1921 से कितने साल पहले हमारे यहाँ ये इतनी डेवलप सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी कि हम लोग जल निकास प्रणाली अपने यहाँ व्यवस्थित किए थे। जबकि अंग्रेज जो अपने आप को सभ्यता के संस्कृति का वाहक कहते हैं, उनके यहाँ भी यह सभ्यता इस सभ्यता जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इस क्रम में हम लोग अगर देखें तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है घर से जो भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट जल होता है, जो अशुद्ध जल होता है, उनको पतली पतली नालियों से बाहर निकाला जाता है और फिर उन नालियों को एकत्र करके उस जल को बड़ी नालियों से होते हुए शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे। और ऐसी व्यवस्था आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अधीन भारत के बड़े शहरों में या स्थानीय निकाय के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत
बड़े शहरों में और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण इलाकों में देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजें यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को दिखाई देती हैं इस सभ्यता के अंतर्गत। आगे थोड़ा सा हम लोग यह भी देखें कि अन्य सभ्यता के लक्षण क्या है, तो यह है नगर नियोजन व्यवस्था। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, नगर को, सिटी को नियोजित करने की, वो बड़ी अद्भुत थी। इसकी प्रशंसा आधुनिक समय के वास्तुकारों ने भी किया है। पहली तो बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने शहर को सामान्यतः दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक निचला नगर जो चबूतरे पर नीचे होता था, और दूसरा चबूतरे पर ऊंचा वाला हिस्सा होता था जो ऊपरी नगर था। इस निचले और ऊपरी नगर दोनों को चारों तरफ से चार दीवारी से ये लोग बैरिकेड करते थे, और कहीं एक तरफ से ये लोग रास्ता रखते थे। इस तरह से ये काफी सुरक्षित अपने आप को बनाए रखते थे, और बाढ़ तथा अन्य विभीषिकाओं से बचने के लिए चबूतरे पर जमीन से कुछ ऊपर अपलिफ्ट करके उठा करके नगर का निर्माण करते थे। और ये तो घरों का निर्माण था। इसमें जो घरों का निर्माण होता था वो महत्वपूर्ण हिस्से में होता था फ्रेंड्स। ये लोग सड़कों के किनारे घरों का निर्माण करते हैं, और जो घर इन्होंने बनाया है उन घरों के दरवाजे और दरवाजे, मुख्य जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते हैं, जो मेन रोड पर नहीं खुलते हैं। मेन रोड पर इनकी खिड़कियां होती थी, वो भी बहुत छोटी, बहुत कम, एकदम से नगण्य, जबकि इनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। और इनके यहाँ टाउन को स्थापित करने के लिए यह लोग समकोण पर काटती हुई सड़कों का यह जाल बिछाते हैं, और इन्हीं के अंदर ये लोग, इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे ऐसे ये लोग घरों का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि पूरे विश्व में अगर व्यवस्थित शहर की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता से बृहद मात्रा में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण विधाएं हैं इसमें, जो हम लोग देखेंगे आगे बढ़ करके। थोड़ा सा देखते हैं कि जब इसका उत्खनन होने लगा, जो आज पाक अधिकृत जो इलाका है, सिंधु घाटी का इलाका है, वहां पे इसके साक्ष्य मिलने लगे, तो वहीं तक नहीं रहे बल्कि भारत, तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन एरिया है, उन हिस्सों में भी इसका विस्तार होने लगा। अगले वीडियो में हम लोग इसे मैप के हिसाब से भी समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखें कि यह इसका क्षेत्र विस्तार कितने देशों में है, तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। चूंकि भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही हिस्से थे, तो यह इलाके पाए ही जाएंगे। अफगानिस्तान में इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ व्यापारिक स्थल पाए गए हैं फ्रेंड्स। यह व्यापारिक स्थल व्यापारियों के हार्टेज थे। जब ये सिंधु सभ्यता से पश्चिमी देशों के यहाँ ये लोग व्यापार करने जाते थे, तब के लिए वो उसका प्रयोग करते थे। अभी इसकी मुख्य चौहद्दी की बात करें तो उत्तर की दिशा में, यदि उत्तर की दिशा में बात करें तो भारत का जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, आज भी आप लोग जानते होंगे चिनाब नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है, और इसी के तट पर मांडा है। मांडा, इस मांडा को हम लोग इस सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा या उत्तरी स्थल मानते हैं, जबकि इससे ठीक 1400 किलोमीटर दूर यह गोदावरी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक वाले हिस्से से निकलती है। वहीं पर एक स्थल है दैमाबाद। यह दैमाबाद इस सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि आपके ऑप्शन में दैमाबाद न दे तो उसके जगह पर भगत राव दे तो भगत राव पर ट्रिक लगाएंगे। यदि दोनों दिया है तो दैमाबाद पर, दैमाबाद नहीं दिया है तो भगत राव पर। भगत राव थोड़ा सा पहले है और दैमाबाद, भगत राव यहाँ पे है तो दैमाबाद थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरह से जानते रहिएगा, उत्तर और दक्षिणी जो
सुदूर स्थल हैं, इनके बीच की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। अगर इसके पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल हम लोगों का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का जिला है। यहीं पर सहारनपुर में हिंडन नदी बहती है, हिंडन नदी। यही हिंडन नदी के किनारे एक स्थल है जिसको हम लोग सहारनपुर के इस जिले के अंतर्गत देखते हैं। और यहाँ पर इस स्थल से ठीक 1600 किलोमीटर दूर, 1600 किलोमीटर दूर यह पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान प्रांत है। इस बलूचिस्तान प्रांत में एक दास्त नदी बहती है। इसी के तट पर एक स्थल है जिसका नाम है सुतकागे डोर। यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इस तरह से देखेंगे यदि तो यहाँ पे मांडा, यहाँ पे दैमाबाद, यहाँ पे सुतकागे डोर और यहाँ पे यह हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है फ्रेंड्स। आलमगीरपुर जगह है, जबकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। तो इस तरह से सबसे उत्तरी स्थल इस सभ्यता का मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थल इसका दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो सहारनपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। जबकि सबसे पश्चिमी जो इसका स्थल है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुतकागेडोर नामक स्थल को माना गया है जो दास्त नदी के तट पर स्थित है। इस पूरे सभ्यता को बताया जाता है कि यह इतिहासकारों ने जो माना है कि त्रिभुजाकार इलाका है और इसको अगर पूरे क्षेत्रफल को देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया माना जाता है। किंतु फ्रेंड्स नवीनतम शोध यह है कि यह जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता के जो स्थल है वो गंगा घाटी तक दिखाई देते हैं। भारत के कुछ दक्षिणी हिस्सों में भी इसके स्थल मिल रहे हैं और जो अब तक बने बनाए पैटर्न है उससे बाहर भी इस सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। किंतु जो हमारे यहाँ अब तक जो वैलिड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है वो यही है, ये आप जानते रहेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं तो पहले है कि इस सभ्यता का असली नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। अगर पूछ दिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी तो यह है राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा इस पे इसी ट्रैक पे थोड़ा सा इसके इफेक्ट देखें कि इस सिंधु रच सभ्यता की खुदाई के फलस्वरूप भारत के सामाजिक जनमानस पर लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह दौर याद कीजिएगा मित्र कि यह 1921-22 का दौर है जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासक थे। भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूलर की भूमिका में थे। हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट का दौर चल रहा था और महात्मा गांधी हमारे यहाँ इस मंच पर उपस्थित हो चुके थे। हम लोगों ने इस समय 1920 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन देख चुके हैं। होम रूल आंदोलन देखे 1916 में। इस समय हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो नहीं, इस समय असहयोग आंदोलन देखते हैं। इस असहयोग आंदोलन के दौरान जब इसकी सूचना लोगों तक मिलती है तो लोगों के अंदर और जागृति आती है। उनको यह लगता है कि अरे हम लोग तो पहले से काफी सभ्य और काफी रिच सभ्यता के लोग हैं, ये बाहर से आने वाले लोग झूठ मूठ में हमको दबा करके रखे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ के लोग मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं और ये हमारे यहाँ जन जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसका प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ता है, नेशनल मूवमेंट में हमारे यहाँ लोगों की एकता पर पड़ता है, अंग्रेजों की स्थिति पर पड़ता है, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इससे बदलती है, और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जब मौका मिलेगा हम लोग मेंस के टॉपिक को डील करने का तो जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। अगला जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टॉपिक है, वह है इस सभ्यता के प्रमुख स्थल, अर्थात इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं, वहां से क्या पाए गए हैं, इन्हीं को देखना है। इसमें 7 सभ्यता के 7 प्रमुख स्थल आते हैं, लेकिन हम लोग 7 नहीं, 7 से ज्यादा लगभग 11 पढ़ेंगे और उनसे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। इस सभ्यता के जो 2 प्रमुख शहर हैं या स्थल हैं, पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां स्टुअर्ट पिगट ने बताया था, कहा था। कितना सही है कितना गलत है आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले 2 शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरा हम लोग देखते हैं इसका बंदरगाही शहर लोथल, फिर कालीबंगा, फिर हम लोग देखते हैं राखीगढ़ी, फिर बनावली देखते हैं, फिर चनहुदड़ो देखते हैं, फिर रंगपुर देखते हैं। ऐसे बहुत से स्थल देखेंगे जो यहाँ पर हमारे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व रखते हैं। हम लोग छोटे छोटे स्थल से छोटी छोटी उन घटनाओं को भी देखेंगे जहां से हमारे प्रश्न बने हुए हैं। इस सभ्यता में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डेमो टाइप का हिस्सा पढ़ा है और एक तरह से बैकग्राउंड बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम लोग इसी टाइप के कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ेंगे। स्थल पढ़ने के बाद से इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, इस सभ्यता के निर्माण करने वाले लोगों की स्थिति देखेंगे, फिर इसके पतन के कारण, पतन के संभावित कारण, इन समस्त स्थितियों को देखेंगे। और इसी दौरान हम लोग एक और पॉइंट देखें कि यदि सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पर संस्कृत की बात क्यों नहीं हो रही है। हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं तो हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन नहीं करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। वजह यह है फ्रेंड्स क्योंकि हड़प्पा और सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। सभ्यता हमारा जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है वह होता है, जबकि संस्कृति हमारा इसका अमूर्त विचार होता है। संस्कृति हमारे विचार होते हैं, हमारे जीवन से संबंधित, लाइफ स्टाइल से संबंधित, हमारे धर्म से संबंधित, हमारे समाज से संबंधित और हमारे राष्ट्र या देश से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो हमारे विचार हैं, हमारी जो सोच है, यही हमारी संस्कृति है। जबकि इस सोच को जब हम लोग मूर्त रूप देते हैं वो हमारी सभ्यता होती है। हमारी संस्कृति यह है कि मानव को नंगे नहीं रहना चाहिए, यह हमारी संस्कृति है। लेकिन जब इसको मूर्त रूप देते हैं, जब हम लोग कपड़े पहनते हैं, यह सभ्यता है। अर्थात मानव सभ्य है तो वह कपड़े पहन रहा है। मानव के अंदर यह संस्कृति डिपेंड करती है उसके विचार में कि उसको नंगे नहीं रहना चाहिए, यह उसकी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू हमारा अमूर्त रूप है जो संस्कृत के रूप में हम लोग देखते हैं, जबकि दूसरा है मूर्त रूप या मूर्त पहलू जिसे हम लोग दुनिया के सम्मुख दिखाते हैं या लोग हमको देखते हैं। क्योंकि हड़प्पा की जानकारी हमें उनकी संस्कृति से नहीं, उनकी सभ्यता से, असभ्यता से, अर्थात उन्होंने जो उपकरण, जो कपड़े, जो अपने जीवन से संबंधित व्यवस्थाएं रखी थी वही हमको मिले हैं और उसी से उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी उनकी सभ्यता की जानकारी मिलती है। और इस सभ्यता से ही उनकी संस्कृति का हम लोग अनुमान लगाते हैं फ्रेंड्स। अनुमान इसलिए क्योंकि हड़प्पा से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु हम लोगों ने उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाया है, जिससे हमें उनके विचारों की जानकारी, उनके धर्म दर्शन की जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं होती है। वो अनुमान के सहारे है, उनके द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के सहारे है, इसलिए वह सभ्यता है न कि संस्कृति। संस्कृत का उद्घाटन तब होगा जब हम लोग उनके अभिलेखों के या उनके द्वारा जो लिखित लिपि भाषाएं हैं उसको पढ़ लेंगे, तब हम लोग उनकी संस्कृतियों का भी अध्ययन एकदम से
वैलिड तरीके से करेंगे। अभी अनुमान के आधार पर ही यह सारी गतिविधियां चल रही है फ्रेंड्स। इन समस्त गतिविधियों में हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।